आज मेरे भाई की शादी है और मेरी भाभी बहुत सुंदर लग रही थी। भाभी को उनके कमरे तक छोड़ने के लिए मैंने भाभी के साथ कमरे तक जा रही थी। मेरे साथ कुछ और लड़कियां भी जा रही थी। कुछ मेरी सहेलियां थी तो कुछ मेरी कज़न थी और कुछ आस पड़ोस की रिश्तेदार की लड़कियां थी। भाभी को सजे सजाए गए बेड पर बिठाकर बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने बेड सजाया था। पूरे बेड पर फूलों की पत्तियां बिखरी पड़ी थी। मैंने महसूस किया कि जैसे ही भाभी मुझसे कुछ कहना चाहती हैं। मेरी आँखों ही आँखों में मुझे इशारा कर रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा हैरात हुई क्योंकि भाभी की और मेरे पहले से कोई जान पहचान नहीं थी और ना ही कोई दोस्ती थी। फिर भला भाभी मुझसे क्या कहना चाहती थी? भाभी तो अपनी नंद से बात करना भी पसंद नहीं करती और भाभी थी कि अपनी शादी की पहली रात में ही मुझे अपना सब कुछ राज बताना चाहती थी। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली। मैंने सारी लड़कियों को कमरे से बाहर भेज दिया और भाभी के पास आकर बैठ गई। मैंने मुस्कुराते हुए भी अपनी भाभी से पूछा, क्या बात है भाभी? आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? मेरी बात सुनते ही मेरी भाभी दहाड़े मार मार कर रोने लगी। उनकी आंखों में आंसुओं की धार बह रही निकली। भाभी को रोता हुआ देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। मैंने कहा, भाभी आप क्यों रो रही हैं? क्या आखिर बात क्या है? भाभी रोते रोते बोली, मुझे अकेला छोड़कर मत जाना, अकेले इस कमरे में मर जाऊंगी। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई कि आखिर भाभी ऐसा क्यों बोल रही हैं। मैंने भाभी को दिलासा देते हुए कहा, भाभी आप क्यों रो रही हैं? आप डरिए मत, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। भाई आपको बहुत प्यार से रखेंगे, वो आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मेरी बात सुनकर भाभी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अब तो मुझे भाभी के इस रूप से डर लगने लगा। फिर मैंने सोचा हर लड़की के जीवन में ऐसा होता है, भाई आ जाएंगे तो भाभी खुद ही ठीक हो जाएंगी। मैं उठकर जाने लगी लेकिन भाभी ने मेरे पैर पकड़ लिए। भगवान के लिए ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगी, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचेगा, मैं बदनाम हो जाऊंगी। भाभी की बात सुनकर मैं ज़्यादा हैरत में बोली, आपको क्यों अपमानित किया जाएगा? वह आपके पति हैं और मेरा भाई कोई जंगली जानवर नहीं है जो आपके साथ बुरा व्यवहार करेगा। वह बहुत प्यार करने वाला व्यक्ति है। तभी मुझे अपने भाई के कमरे में किसी और की उपस्थिति का एहसास हुआ। मैंने नज़र घुमाकर देखा तो मेरे पापा खड़े थे। पापा बहुत ही नफ़रत से भाभी को देख रहे थे। भाभी पापा की नज़रें चुराने लगी। कुछ पल के लिए भाभी और पापा की नज़रें टकराई थी तो मैंने महसूस किया कि जैसे भाभी की आंखों में एक शिकायत भी थी। ऐसा लग रहा था जैसे भाभी पापा को पहले से जानती है और वह आंखों ही आंखों में पापा से कुछ शिकवा कर रही है। लेकिन पापा की आंखों में नफ़रत थी, उनकी आंखों में खून उतर आया था। भाभी की तरफ गुस्से से देखते हुए पापा बोले कि चलो बेटा, आजकल की औरतों को यह सब ड्रामे हैं। इन्हें यह भी नहीं मालूम कि तुम कुंवारी हो और कुंवारी लड़कियों से के साथ यह सब बातें नहीं की जाती। पापा गुस्से में बोलते हुए मेरा हाथ पकड़कर बाहर जाने लगे। मैंने पापा को समझाते हुए कहा कि पापा, भाभी बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही हैं। मैं भाभी को समझा रही थी। भाभी ने मुझसे ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा। वो तो बस ये कह रही थी कि मैं उनके साथ कुछ देर कमरे में रुक जाऊं। लेकिन पापा मेरा हाथ खींचते हुए मुझे बाहर लेकर आए। कहने लगे कि बाहर चलो, तुम एक बात बताता हूँ। कमरे से बाहर आकर अपनी जेब में हाथ डालकर 5,000 निकाले और मेरे हाथ में रखते हुए बोले, यह पैसे रख लो। पैसे देखकर मैं हैरान होकर बोली, पापा इतने सारे पैसे आप मुझे क्यों दे रहे हैं? पापा ने कहा, 5,000 और निकाले और बोले, ये लो, यह पूरे 10,000 अपने पास रखो। इतने सारे पैसे देखकर मैं खुशी से फूली नहीं समाई और झट से पैसे हाथों में लिए। पापा फिर बोले, लेकिन बेटा तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। मैं आश्चर्य में बोली, पापा आखिर ऐसी कौन सी बात है? तो आपकी सारी बात मानती हूँ। पापा बोले, बस मेरी एक बात मानना कि आज तुम्हारी भाभी चाहे कितनी भी रोए चीखे चिल्लाए लेकिन तुम उसके पास नहीं जाओगी, उसकी बात पर ध्यान नहीं दोगी। वह शादीशुदा औरत है, अपनी समस्या वह खुद सुलझा लेगी। तुम्हें उसकी समस्याओं में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा ऐसा करो, अब तुम जाओ यहाँ से। पापा की बातें सुनकर मैंने हाँ में सर हिला दिया और वहाँ से जाने लगी। मैंने सोचा पापा मेरे साथ ही आएंगे, लेकिन यह देखकर मुझे हैरत हुई कि पापा तो वहीं खड़े थे। जाते जाते मैंने मुड़कर देखा तो पापा भाभी के कमरे की तरफ जा रहे थे। मुझे बहुत हैरत हुई कि
मुझे भाभी के कमरे से निकाल कर खुद भाभी के कमरे में जा रही हैं। मुझे बहुत गुस्सा आया और उसी गुस्से में मैंने मम्मी के कमरे में आ गई। मुझे गुस्से में देखकर मम्मी ने पूछा, क्या बात है अनीता, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मम्मी ने इतना पूछते ही मैंने सारी बात मम्मी को बता दी। पापा मुझे तो भाभी के कमरे से निकाल दिया और खुद भाभी के कमरे में चले गए। आखिर भला यह क्या बात हुई? मेरी बात सुनकर मम्मी के चेहरे का रंग उड़ चला गया। फिर खुद ही थोड़ा संभल कर बोली, कोई बात नहीं अनीता बेटा, वह ससुर हैं। अगर वह अपनी बहू के कमरे में भी गए तो क्या हुआ? तुम इतना मत सोचो। मैंने महसूस किया कि जैसे मम्मी परेशान तो हैं लेकिन अपनी परेशानी को छुपा रही हैं। फिर मम्मी मुझसे बोली, अनीता ऐसा करो, अब तुम जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ। बहुत रात हो चुकी है। मम्मी की बातों में संतुष्ट नहीं हुई। जो बात मेरे दिल में बैठ गई थी वह निकल ना सकी। आखिर पापा मुझे भाभी के कमरे से निकाल कर खुद भाभी के कमरे में क्यों गए? इसी सोच विचार में उलझी हुई थी कि कमरे में आ गई और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद मेरी आंखों में नहीं जा रही थी। भाभी को रोता हुआ चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। आखिर भाभी इतनी परेशान क्यों थी? वो इतना क्यों डर रही थी? मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने के इरादे से बाहर किचन में आई। बाहर हॉल में देखा तो भाई सोफे पर बैठे हुए थे, कुछ परेशान दिख रहे थे और सिगरेट पी रहे थे। थोड़ा पास जाने पर मैंने देखा कि आंखों में आंसू भी थे। मेरा दिल धक्का लगा। भाई को तो इस वक्त भाभी के पास होना चाहिए था और भाई बाहर हॉल में बैठे हैं। मुझे ये समझ नहीं आया। इसका मतलब भाई भाभी से खुश नहीं है। मुझे भाई से बहुत हमदर्दी हुई। मैं भाई के पास गई और भाई ने पूछा, भाई आप इस वक्त बाहर क्या कर रही हैं? आपको तो भाभी के पास होना चाहिए। मेरी बात सुनकर भाई ने मुझे गुस्से से देखा और बोले, तुम ही आई पापा को चमची बनकर, जाओ यहाँ से, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। लेकिन भाई आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मुझे पापा ने नहीं भेजा है। मैं तो अपने यहाँ परेशान हॉल में देखा इसीलिए चली आई। भाई गुस्से में बोले, चली जाओ यहाँ से। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं वहाँ से पलटने वाली थी कि तभी भाई बोले, अच्छा सुनो, किचन से माचिस ला दो। मुझे लगा शायद भाई सिगरेट जलानी होगी इसीलिए माचिस मंगा रहे हैं। मैंने किचन से माचिस लाकर भाई को दे दी, लेकिन यह क्या, भाई की हरकत से मैं दंग रह गई। भाई ने माचिस जलाई और पापा के दिए हुए उपहार को जलाने लगे। पापा ने भाई को एक बहुत ही प्यारी सी शेरवानी गिफ्ट की थी, शादी से पहले के लिए, और शादी वाली शेरवानी जला रहे थे। मैं एकदम हक्का बक्का रह गई। जल्दी से आगे बढ़ी और आग बुझाने लगी। आग बुझाते हुए बोली, आप यह क्या कर रहे हैं? पापा ने इतने प्यार से आपको गिफ्ट किया था ये, और आप उसे जला रहे हैं। तभी भाई अचानक गुस्से से बोले, अनीता चली जाओ यहाँ से। मुझे कोई भी सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मेरी आंखों के सामने से चली जाओ। भाई का गुस्सा देखकर मैं थर थर काँपने लगी और रोते हुए अपने कमरे में आ गई। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। कहीं 5 बजे जाकर मेरी आँख लगी और सुबह 6 बजे आँख फिर से खुल गई। बाहर आई तो देखा पापा बहुत ही संजीदगी से सोफे पर बैठे हुए थे और मुझे देखते ही बोले, मैं तो अपनी बहू के लिए नाश्ता बनाने जा रहा हूँ। असली बेटियाँ तो बहुएं होती हैं, बेटियाँ तो पराया धन होती हैं। पापा के पीछे पीछे मैं किचन में आई तो देखा पापा सचमुच भाभी के लिए नाश्ता बना रहे थे। मुझे देखकर हैरत हुई और पापा को भाभी की इतनी फ़िक्र क्यों है। मैं पापा से बोली, पापा आप सभी भाभी के लिए नाश्ता क्यों बना रहे हैं और आपको भाभी की इतनी फ़िक्र क्यों है? मेरी बात सुनकर पापा बोले, वह मेरे बेटे की बीवी है। अगर मुझे उसकी फ़िक्र नहीं होगी तो किसे होगी? तुम्हारी माँ को तो वैसे भी जहर उगलती रहती है। क्या भरोसा नई बहू को नाश्ता बना कर दे या ना दे। इतने में मम्मी आ गई और कुछ बुझी बुझी सी लग रही थी। मुझे हैरान परेशान खड़ा देखकर पापा को नाश्ता बनाकर देखकर मुझे समझाते हुए और टालते हुए बोली, ऐसा करो अनीता बेटा, तुम
बाहर जाकर इंतज़ार करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लेकर आती हूँ। घर में सब कुछ बहुत ही अजीब हो रहा था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और कोई कुछ नहीं बता रहा था। मेरे सर में हल्का-हल्का दर्द भी होने लगा था। मैंने अपने दिमाग से सारी बात को निकाल कर अपने सर को झटका और अपने रूम में की तरफ बढ़ने लगी कि तभी अपने कमरे से भाई और भाभी के निकलते हुए दिखाई दिए। भाभी ने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। कोई बताओ श्रृंगार नहीं किया था। भाई का चेहरा भी लटका हुआ था। भाभी को देखकर मुझे धक्का लगा। नई नवेली दुल्हन की कोई बात ही नहीं थी। भाई और भाभी आकर नाश्ते की टेबल पर बैठ गए और कमरे में जाने के बजाय नाश्ते की टेबल पर आकर भाभी के बराबर में बैठ गई। अभी मैं पूरी तरह बैठ भी नहीं पाई थी कि तभी पापा गुस्से से बोले, अनीता, मेरे रात तुम्हें क्या समझाया था कि तुम इस मामले से दूर रहना। तुम्हें मैंने कहा था ना कि अपनी भाभी से दूर रहना, उनके पास भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें मेरी बात का असर नहीं होता। शरीफ लड़कियां ऐसी नहीं होती कि अपने माता पिता जो बात कहें उसे न माने। अपनी बात मानना तुम्हारा फ़र्ज़ है। पापा की बात सुनकर भाई बहुत ही गुस्से में पापा की तरफ देखा और बोले, पापा, हम लोग इतने शरीफ भी नहीं हैं। पापा ने भाई की बात सुनी और लेकिन अनसुना कर दिया। उठी और वहाँ से चली गई। वह नाश्ता करती रही। अभी नाश्ता करते हुए 5 मिनट ही हुए होंगे कि तभी बाहर दरवाजे पर किसी की दस्तक दी। बाहर दरवाजे पर दस्तक का होना था कि भाभी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी। उनका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। दरवाज़ा खोलने के लिए भाई और पापा गए। पीछे पीछे भाभी भी चली गई। मैं भी उनके पीछे जाने ही वाली थी कि मम्मी ने मुझे रोक लिया और बोली, तुम्हें तुम्हारे पापा ने क्या कहा था कि ज़बरदस्ती बड़ों के बीच में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। यहीं बैठो रहो और नाश्ता करो और अपने कमरे में जाओ। पापा भैया को भाभी को बाहर गए 10 मिनट हो चुके थे लेकिन अभी तक अंदर नहीं आए थे। पता नहीं इतनी देर तक क्या बातें कर रहे थे। पता नहीं आने वाला इंसान कौन था। मम्मी चुपचाप बैठी नाश्ता कर रही थी, जैसे ही उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अभी थोड़ी देर और गुजरी थी कि तभी मुझे भाभी की ज़ोर ज़ोर से चीख सुनाई दी। मैं एकदम उठकर बाहर की तरफ भागी कि तभी मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोले, अनीता, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता कि तुम्हें इस मामले से दूर रहना है। मैं रुआसी हो गई, बोली, मम्मी, पता नहीं भाभी को क्या हो गया है, वह क्यों चीख रही हैं, हमें बाहर चलकर देखना चाहिए। मम्मी मेरी बातों के कोई जवाब नहीं दे रही थी, बस चुपचाप आंसू बहा रही थी। मेरे चीखने चिल्लाने पर बस इतना बोली, अनीता, कुछ नहीं कर सकते। मुझे अपने घर को बचाना है, उसे तोड़ना नहीं है। मैं मजबूर हूँ अनीता, मैं कुछ नहीं कर सकती। पापा ने और भाई ने बाहर से दरवाज़ा लगा दिया था। मैं दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीट रही थी लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। भाभी की चीखें अब और ज़ोर ज़ोर से आने लगी थी। वह बार बार ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। लगभग 2-3 घंटे बाद पापा ने दरवाज़ा खोला और वह तीनों अंदर आए। भाभी अपने कमरे की तरफ चली गई और मैं भी भाभी के साथ साथ उनके कमरे में जाने लगी। तो पापा गुस्से से बोले, इस बेगैरत औरत के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बार मैं भी ज़रा गुस्से में बोली, पापा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप भाभी को बेगैरत औरत क्यों कह रही हैं? पापा ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चले गए। मैं गुस्से में बोली, इस घर में सुकून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, कोई किसी से कुछ बताता ही नहीं। यह कहते हुए मैं अपने कमरे में आ गई। लेकिन मुझे भैया भाभी की टेंशन हो रही थी और सबसे ज़्यादा भाभी की टेंशन हो रही थी कि जब घर से सब लोग इधर उधर हो गए तो मैं चुपके से दबे पाँव भाभी के कमरे की तरफ आई। मैं भाभी से मिलकर पूछना चाहती थी कि आखिर भाभी इतना चीख क्यों रही थी। सुबह हमारे घर पर कौन आया था लेकिन अब मैंने भाभी को दरवाजे को धक्का दिया तो अंदर से बंद था। मैंने कई बार चुपके से भाभी को आवाज़ लगाई लेकिन भाभी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो अंदर से भाभी के सिसकने की आवाज़ आ रही थी। मैं भाभी को दोबारा आवाज़ लगाने ही वाली थी कि हमारे बाहरी दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। मैं बाहर का दरवाज़ा खोलने गई तो देखा कि हमारे मोहल्ले की एक औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर बहुत ही
सातिराना मुस्कुराहट थी। मुझे देखकर बोली, अनीता बेटा तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मैं उस औरत के अंदर ले आई और उसे सोफ़े पर बिठाया और मम्मी को आवाज़ लगाई। मम्मी भी उसके पास आकर बैठ गई। इधर-उधर की बातें करने के बाद वो औरत बोली, सुबह तुम्हारे घर में क्या बात थी? तुम्हारी बहू चीख में क्यों रही थी? भला ये कोई बात हुई? शादी को 2 दिन भी नहीं और तुमने ये तमाशे शुरू कर दिए हैं। उस औरत की बात सुनकर मम्मी बोली कि मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। यह मेरे पति का मामला है और मैं खुद ही इसे सुलझा लेंगे। मम्मी की बात सुनकर वो औरत बोली, अरे बीवी जी, क्या बात हुई? तुम्हारे पति का मामला कैसे हो गया? यह तो तुम्हारे बेटे का मामला है। तुम्हें भी इस मामले को सुलझाना चाहिए। मम्मी आगे कुछ बोली और चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गई। औरत भी मुँह बड़बड़ाती हुई बाहर अपने घर चली गई। मैं मम्मी के पीछे पीछे आई और कमरे में आकर देखा तो मम्मी बैठी रो रही थी। मैं मम्मी के पास आई, उन्हें चुप कराने लगी। मम्मी क्या बात है? आखिर इस घर में चल क्या रहा है? कोई मुझे कुछ बताता क्यों नहीं? मेरी बात सुनकर मम्मी बोली, अनीता अभी छोटी हो, इस मामले में मत पड़ो। तुम्हारे पापा सब कुछ संभाल लेंगे। इतना कहकर मम्मी चादर ओढ़कर लेट गई। कुछ देर तक मम्मी के पास बैठी रही, फिर बाहर सोफ़े पर आकर बैठ गई। मुझे 5 मिनट ही हुए थे कि भाभी अपने कमरे से बाहर आई। फिर मुझसे बोली, अनीता मुझे एक पेपर और पेन दो। भाभी पेपर और पेन का क्या करोगे? मेरे पूछने पर वह भाभी ने मुझे गुस्से से घूरने लगी। मैंने चुपचाप पेन और पेपर लाकर भाभी को दे दिया। कागज़ और पहले कर भाभी कमरे में चली गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं भी अपने कमरे के आराम करने के इरादे से आकर लेट गई। ये क्या चल रहा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। शाम को भाई ऑफिस से आए तो उनका मुंह भी लटका हुआ था। बिना खाना खाए ही कमरे में चले गए। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि तभी अचानक घर में तूफान सा आ गया। भाई कमरे में ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन इस बार आवाज़ भाभी की नहीं बल्कि भाई की थी। मैं भागती हुई भाई के कमरे में गई तो देखा भाई ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे और रो रहे थे। मम्मी पापा भी भाई के कमरे में आ चुके थे। भाई चीखते हुए कह रहे थे, पापा नंदिनी को बचा लो, यह मर जाएगी। प्लीज़ पापा नंदिनी को बचा लो। भाई भाभी की तरफ इशारा करते हुए बोले। मैं भागकर भाभी के पास गई तो वह औंधे मुँह पड़ी थी और मुँह से खून निकल रहा था, जिसे देखते ही मेरे मुँह से चीख निकल गई। भाई ज़ोर से चीखते हुए बोले, पापा कह रहे थे, प्लीज़ पापा नंदिनी को बचा लो, हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। लेकिन पापा बोले, नहीं विक्रम, हम इसे हॉस्पिटल लेकर नहीं जाएंगे। इसने अपनी मौत को खुद बुलाया है। यह अपनी मौत की खुद जिम्मेदार है, अपनी खुद खुशी की है। हम इसे हॉस्पिटल लेकर नहीं जाएंगे। इतना कहकर पापा ने आगे बढ़कर भाभी को खुली हुई आंखों को बंद कर दिया। भाभी इस दुनिया में जा चुकी थी। मैं चीख मार मार कर रो रही थी। मम्मी की आंखों में भी आंसू बह रहे थे। भाभी अब इस दुनिया में नहीं थी। मैं इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। भाई एकदम से होकर बेड पर गिर गए। मैं भाभी को देखकर जोर जोर से रो रही थी। भाभी का वो मासूम सा डरा डरा सा चेहरा बार बार मेरी नज़रों के सामने आ रहा था। भाभी कैसे मुझसे रो रो कर कहती थी कि प्लीज़ मेरे पास से मत जाओ, मैं मर जाऊंगी। और आज सचमुच भाभी मर गई। यह सब परेशान खड़े थे। पापा के चेहरे पर गहरी खामोशी थी। तभी उन्होंने भाई से कहा, विक्रम नंदिनी के घर वालों को फ़ोन कर दो कि इसे आकर ले जाएं। भाई ने नंदिनी के घर वालों को फ़ोन किया। भाई के घर वाले भी चले आए। गुस्से में चीखते चिल्लाते और भाई पर इल्ज़ाम लगाने लगे कि हमारी बेटी को तुमने मारा है, तुम हो उसके कातिल। कहाँ हमारी इतनी सुंदर सी बहन और कहाँ तुम मामूली सी शकल सूरत के आदमी। चिढ़ते थे तुम हमारी बेटी से, क्योंकि लोग कहते थे कि हुर के पहलू में लंगूर, और शायद इसीलिए तुमने हमारी बेटी को जान से मार दिया। जब उसको रख नहीं सकते थे तो उसको ब्याह कर क्यों लाए थे? क्यों थे? और अपनी बेटी को पोस्टमार्टम कराएंगे, पुलिस की रिपोर्ट करेंगे कि तुम हमारी बेटी के कातिल हो। भाभी के मायके वाले भाई को धमका रहे थे और उस पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। पापा भी
गहरी सोच में डूबे हुए थे। पापा ने हम सभी को भाभी के कमरे से बाहर निकाल दिया और कहा, तुम सब लोग बाहर जाकर बैठो। हम सब के बाहर जाने के बाद पापा के अंदर कमरे में बंद किया और अंदर ही बैठ गए। यह बात मेरी समझ से बाहर थी कि क्या कर रहे हैं पापा कमरे के अंदर, क्यों बैठे हैं। भाभी के मायके वाले भाभी की बॉडी को ले गए थे, क्योंकि पापा अंदर कमरे में बंद बैठे थे, न बाहर आ रहे थे और न अंदर किसी को आने दे रहे थे। कुछ देर में हमारे घर पुलिस आ गई और भाई को उठाकर ले गई। बहुत देर पूछताछ करने के बाद पुलिस ने भाई को छोड़ दिया। पुलिस की टीम हमारे घर पर भी आई थी। पापा घर में किसी भी सदस्य को तो अंदर आने दे रहे थे, लेकिन पुलिस को अंदर आने दिया। पता नहीं पापा ने पुलिस को क्या कहा। कमरे में घूमकर वो सारी चीज़ें पुलिस को दिखा रहे थे। पुलिस सारे कमरे की तलाशी लेने के बाद जा चुकी थी। मम्मी और भाई को रो रो कर बुरा हाल था। पापा भी चुपचाप ही से बैठे थे। आखिर मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने गुस्से में फट पड़ी, तुम लोग मुझे कुछ बताते क्यों नहीं हो? घर में क्या चल रहा है मुझे कुछ भी नहीं मालूम। अब मैं इतनी भी बच्ची नहीं हूँ कि घर के मामलों में दखल न दूँ। मेरी भी शादी की उम्र है, मुझे भी हक है कि इस घर में क्या हो रहा है मुझे सब कुछ जानने का। आप लोग हैं कि मुझे कुछ बताते ही नहीं। पापा कुछ देर तक मेरी तरफ देखते रहे, फिर हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बिठाकर बोले, आओ अनीता, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। तुम जानती हो मोहल्ले में कैसी कैसी बातें हो रही हैं। अभी किसी के घर की इज्जत थी, लेकिन अब नंदिनी इस दुनिया में से जा चुकी है। लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें बता रहे हैं, लेकिन हमें उसका भ्रम रखना है। यह कहते कहते पापा ने एक पत्र मेरी तरफ बढ़ा दिया। मेरे पत्र हाथ में लेते ही फ़ौरन पहचान गई, यह वही कागज़ था जो कल रात मैंने भाभी को दिया था। मैंने कांपते हाथों से खत लिया और उसे पढ़ने लगी। उस खत में पढ़ते पढ़ते मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकलती जा रही थी। मैं सुखद को पढ़ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। आंखों के नीचे अंधेरा छा रहा था। भाभी की सच्चाई जानकर हैरत में मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। खत पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि भाभी उस दिन मुझे अपने साथ क्यों कह रही थी, मैं बदनाम हो जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मुझे बदनामी से बचा लो, मुझे मरने से बचा लो। और आज भाभी सचमुच मर गई। मैंने वो खत पापा के हाथों से पकड़ दिया और कांपते हुए लहजे से बोली, पापा लेकिन उस इंसान का नाम तो आपने बताया ही नहीं जो इन सब के पीछे जिम्मेदार था। पापा बहुत ही उदासी से बोले, अनीता को क्या तुम भी अपने भाई की तरह मुझे ही कसूरवार समझ रही हो? मैं बोली, नहीं पापा, मैं आपको कसूरवार नहीं ठहरा रही। आप तो कोई गलती कर ही नहीं सकते। मुझे अपने पापा पर पूरा भरोसा है, लेकिन कोई तो था जो इस सब का कारण बना। पापा के चेहरे का रंग आकर चला गया। पापा उदासी से बोले, बेटा जो भी इन सब का जिम्मेदार था उसे पुलिस खुद ही ढूंढ लेगी। यह हमारा काम नहीं है। हम शरीफ लोग हैं। हम सब यह बातें कर रहे थे कि तभी भाई आए और अचानक पापा के पैरों में बैठ गए और रोते हुए बोले, पापा मुझे माफ़ कर दो, मैंने आप पर शक किया। मुझे नहीं पता था कि नंदिनी ऐसी औरत है। जब उसने आप पर इल्ज़ाम लगाया तो मुझे उसकी बातों पर विश्वास हो गया। नंदिनी ने रोते हुए मुझे बताया था कि तुम्हारे पापा मुझे डराते हैं, धमकाते हैं और मेरे साथ नाजायज़ संबंध बनाना चाहते हैं। नंदिनी ने मुझे अपने करीब नहीं आने दिया था और ना ही मुझे पति का दर्जा दिया था। उसने मुझसे कहा था कि अगर तुम मेरे करीब आए तो रिश्ता बनाने की कोशिश की तो तुम्हारे पापा मुझे मार डालेंगे, मेरे घर वालों को भी मार डालेंगे। उन्होंने मुझे धमकी दी कि मेरे बेटे से दूर रहना। मुझे नंदिनी की बातों पर न चाहते हुए भी यकीन हो गया और उसी लिए उस रात मैं बाहर परेशान सा घूम रहा था। मैंने आपके दिए हुए गिफ्ट को भी जला आग लगा दी और बहुत ज़्यादा तनाव में था। लेकिन मरते हुए नंदिनी ने मुझे सब कुछ बता दिया कि तुम्हारे पापा बेगुनाह हैं। तुम्हारे पापा को तो मैं जानती भी नहीं, बल्कि मेरा रिश्ता तो मेरे एक फ्रेंड से था
वह मेरे साथ मेरे कॉलेज में पढ़ता था। हम दोनों आपस में प्यार हो गया था और हम दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे थे। शादी नहीं हुई थी, लेकिन शायद जल्द ही शादी करने वाले थे। लेकिन तब तक उसकी शादी मेरे साथ हो गई थी। नंदिनी ने बताया कि उसका बॉयफ्रेंड उसे अब धमकाने लगा था। उसे कहा कि अगर अब तुमने अपने पति के साथ संबंध बनाए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम्हारी कुछ तस्वीरें मेरे पास हैं, वह वायरल कर दूंगा और तुम्हें बदनाम कर दूंगा। लेकिन उस दिन जब नंदिनी का बॉयफ्रेंड दरवाजे पर वह सब तस्वीरें फेंक कर गया था तो मुझे विश्वास हो गया कि नंदिनी झूठ बोल रही है। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था कि मैंने अपने पापा पर शक किया और इसीलिए गुस्से में मैंने नंदिनी पर हाथ उठाया था। पापा, आपने बहुत अच्छा किया जो पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया और नंदिनी का लिखा हुआ यह खत भी पुलिस को दिखा दिया। अब शक की तो कोई बात गुंजाइश ही नहीं है कि नंदिनी ने सुसाइड किया है और नंदिनी की सुसाइड की वजह उसका बॉयफ्रेंड है। नहीं तो वह औरत जो जाते जाते भी हमें बदनाम कर जाती। मेहर के भाई की तरफ देख रही थी, लेकिन तभी अचानक मैंने पापा से पूछा, लेकिन पापा उस दिन आपने मुझे भाभी के कमरे से निकाल कर खुद भाभी के कमरे में आप क्यों चले गए थे? पापा बोले कि मैंने उस दिन नंदिनी को किसी से फ़ोन पे बात करते हुए सुना था कि उसकी सारी तस्वीरें उसे वापस कर दो। वह अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहती है। वह किसी से रो रो कर बात कर रही थी। मैंने फिर तुम्हें कमरे से इसलिए निकाला ताकि इस मामले से दूर रहो और खुद ही नंदिनी से बात करके इस मामले को तह तक पहुंचना चाहता था। मैंने नंदिनी के प्यार से पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। उल्टा वह मुझ पर ही गुस्सा करने लगी कि आपको शर्म नहीं आती कि नई नवेली बहू को कमरे में इस तरह आते हुए। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम मुझे अपना पापा ही समझ सकती हो और मुझसे अपने दिल की बात शेयर कर सकती हो, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं नंदिनी पे भरोसे में लेना चाहता था, इसीलिए मैं नंदिनी से खुश करने की कोशिश कर रहा था। सुबह उठकर मैंने उसके लिए नाश्ता भी बनाया ताकि नंदिनी मुझ पर भरोसा करे। मुझे उसे अपनी बेटी की जगह चाहता हूँ। भाई के हाथ जोड़कर पापा के एक बार फिर माफ़ी मांगी। बोले, पापा मुझे माफ़ कर दो, लेकिन जो हुआ अच्छा ही हुआ। नंदिनी हमारे जीवन में एक बुरे सपने की तरह आई थी जो जल्द ही हमें सारी परेशानियों से मुक्त करके चली गई। मैं हैरानी से भाई की तरफ देख रही थी। भाई के चेहरे पर कोई मलाल नहीं था, न ही कोई दुख था कि कोई पछतावा सा था। जो औरत अपने पति के वफा न करे, उस औरत के मर्द कभी इज्जत नहीं करता, फिर चाहे वह कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, फिर चाहे कितने ही बड़े बाप की बेटी हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या बहू ने सही किया, मुझे यह भी बताना। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। आपका पूरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।